हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़े थे बोली, यहाँ देख सकते हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं उनकी बोलियाँ। तो यानी हिंदी भाषा से जो रिलेटेड परिचय और उनकी बोलियाँ हैं, उस पर हम आपको थ्योरेटिकल क्लास पढ़ा चुके हैं। आज उस पर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। यानी 25 क्वेश्चन का ये सेट है और 25 क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आइए हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप लोग जानते रहिए। एक सेकेंड आते हैं, इसको बड़ा करते हैं पहले। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है 14 सितंबर, क्या है 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को, किसको, हिंदी को भारत की संघ की कौन सी भाषा, संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में, 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की संघ की कौन सी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि लोक भाषा का, पहला क्या है, लोक भाषा का दर्जा दिया गया था। नहीं, पहला आंसर आपका गलत हो गया। दूसरा, संपर्क भाषा का दर्जा दिया गया था, तो संपर्क भाषा का भी दर्जा जो आपको 14 सितंबर सन 1949 को नहीं दिया गया था, आपका दूसरा गलत हो जाता है। अब आते हैं राष्ट्रभाषा। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में, ये जो भारतीय संविधान दिख रहा है, इस भारतीय संविधान में कहीं पर आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं मिलता है भारतीय संविधान में। इसलिए आप जो है कि राष्ट्रभाषा भी नहीं मारेंगे, राजभाषा। देख लीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर सन 1949 को, जो है कि हिंदी को क्या घोषित किया गया था, राजभाषा। यानी कि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, संघ की भाषा का बात किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को, इसीलिए हम लोग 14 सितंबर यानी 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को क्या घोषित किया गया था, राजभाषा। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए हम लोग जो है कि 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर? यहाँ पे इतने क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। लोक भाषा, संपर्क की भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, आपका राजभाषा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है देखने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि किस वर्ष में, क्या कह रहा है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी स्वीकृति मिली थी, कार्यालय के लिए स्वीकृति मिली थी, उसका प्रस्ताव था। तो कब स्वीकृति प्रदान किया गया था, आपको बताइएगा। 14 सितंबर सन 1949 को मिल गया था, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। तो आप जानते हैं कि कब मिला था, अभी इसके ऊपर
ऊपर जो क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको पता चल गया कि 14 सितंबर 1949 को मिला था। यदि 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका भी आपका जो जवाब होगा वह आपका पहला ही सही हो जाएगा और दूसरा, तीसरा, चौथा आपका ये सब गलत है। तो आपका पहला आंसर ही राइट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे। तीसरे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट में लिखिए प्लीज। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। आप बताइए, दीजिए आंसर। क्या लिखा हुआ है? हिंदी दिवस। क्या लिखा हुआ है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लीजिए, यानी हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बात अभी बताया गया। और क्वेश्चन क्या है? वही है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। यहाँ तिथि लिखा हुआ है, देख लीजिए, किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है? 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है क्या? देखिए दूसरा ऑप्शन भी 27 फरवरी। 27 फरवरी को नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए सी वाला 29 दिसंबर को मनाया जाता है। नहीं। यदि 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो जो बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बचा क्या है? डी। देखिए डी वाला। अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है यहाँ पे लिख दें, क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि 14 सितंबर क्या है? 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन 1 2 3 का जो आंसर यानी आया है 14 सितंबर, पहले क्वेश्चन से ही ये आपका आंसर प्राप्त हो सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि 14, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए 4 क्या लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये देखिए लिपि है। लिपि का जो अर्थ होता है, लिपि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिपना। क्या होता है? लिपना। लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिपना। बालक पहले छोटा रहता है तो वो लीप पोत के सीखता है। देखते हैं, कागज ले लेगा, कलम, ऐसे लिखने लगेगा। हैं? तो पहले लिप पोत के सीखता है, इसीलिए लिपि का शाब्दिक अर्थ लिपना है। और लिपि किस धातु से बना है? तो लिपि देखिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। लिपि संस्कृत के, किससे? संस्कृत के, यहाँ देख लीजिए, संस्कृत के लीप धातु से बना है। किस धातु से? लीप धातु से बना है। लिपि संस्कृत के लीप धातु से बनाया गया है। ठीक है। और यदि पूछेगा लिपि के भेद, लिपि कै प्रकार का होता है, तो लिपि आपका 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार। पहला आपका जो होता है वह आपका होता है चित्रात्मक लिपि। कौन सा होता है? चित्रात्मक लिपि होता है। पहला चित्रात्मक लिपि। दूसरा आपका हो जाता है भाव या संकेत लिपि। क्या हो जाता है? भाव या संकेत लिपि। और तीसरा जो आपका बनता है वर्णात्मक। वर्णात्मक, थोड़ा सा सही करते हैं, वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि। और 4 नंबर होता है
तुमक लिपि क्या होता है? अच्छा देखिए क्या हो गए, हमने कहा लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिपना। लिपि का संस्कृत के लिप धातु से बना है और लिपि 4 प्रकार की होती है, चित्रात्मक लिपि, भाव या संकेत लिपि, वर्णात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि। क्लियर? अब यहाँ पे बात क्या बात हुआ है ये देखेंगे मेन पॉइंट। यहाँ पे बात हो रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखा गया है, केवल ये बात हुई। तो आप जानते हैं हिंदी ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखी गई है, गुरुमुखी लिपि में नहीं लिखी गई है, सौराष्ट्रीय लिपि में नहीं लिखी गई है। ब्राह्मणी लिखी गई है किस लिपि में? आपका पहला आंसर हो जाएगा कि ब्राह्मणी जो है हिंदी जो लिखा हुआ है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया है और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मणी लिपि से, ये जो दिख रहा है नीचे, ठीक है। यानी देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ, यानी कि ब्राह्मणी लिपि किसका विकास करती है? देवनागरी का। और गुरुमुखी लिपि में जो लिखा गया है उसका नाम है पंजाबी है। क्या नाम है? पंजाबी। पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा गया है, ठीक है ना। पंजाबी को किस लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। जिस प्रकार से आपको बताया गया था अंग्रेजी रोमन लिपि में, उसी प्रकार से पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में है। ऑप्शन नंबर देखिएगा FC। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके बारे में जो क्वेश्चन थे मैंने बोर्ड पर दर्शा दिया है। अब आप जो है कि इसको नोट करते रहिएगा और सवाल का जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आपके ऊपर, स्क्रीन पे देख लीजिएगा बच्चे। अब आप इसका सवाल का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है? तो 5वां क्वेश्चन पढ़ते रहिए। ये 5 है, लिखा हुआ है कि संविधान के किस अनुसूची में लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अनुच्छेद लिखा है। क्या लिखा है? अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को, देखिएगा यहाँ पे लिखा है हिंदी को राजभाषा, देख लीजिए क्या लिखा है? राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी। इसकी लिपि क्या है भैया? देवनागरी। हिंदी का भी जस्ट किया है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। यानी कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी है, इसको स्वीकार किया गया। ये सारी बात कितना होता है? आप जानते हैं कि जो हिंदी का उल्लेख है, किसका? हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान की, इसमें भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में हिंदी का जो उल्लेख आप देखते हैं तो आपका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 भागों में किया गया है। तीनों का नाम क्या है? यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3। एक का नाम है आपका किस भाग में मिलता है, दूसरा है किस अनुच्छेद में मिलता है, लीजिए अनुच्छेद लिख दे रहे हैं, अनुच्छेद, और किस अनुसूची में मिलता है, किस अनुसूची में किया गया है। 3 क्वेश्चन हो गए। आपको पता है कि यदि भाग पूछेगा तो हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 और अनुच्छेद यदि पूछेगा तो अनुच्छेद आपका जवाब रहता है 343 से लेकर के 351 के बीच में हिंदी का उल्लेख मिलता है। और यदि अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची बताएंगे 8वीं में, कौन सा है? 8वीं अनुसूची में हिंदी का उल्लेख मिलता है। आपका यही है कि हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच और किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची नंबर 8वीं में किया गया है। ये बात मैंने आपको बताया है थ्योरी में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा, यानी कौन ऐसा अनुच्छेद, यहाँ तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में हिंदी का उल्लेख पूरा किया गया है, लेकिन आपको सिर्फ वही अनुच्छेद को बताना है कि जो देवनागरी लिपि, याद देखिए कि राजभाषा भी हिंदी को घोषित किया गया था और वह कौन सी लिपि थे? देवनागरी लिपि। इसकी बात आपको किस आर्टिकल में मिलती है? तो पहला है 351 में, देखिए नहीं मिलता है, 351 में आपका नहीं मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? 343, तो आपका 343 में मिलता है, 344 में नहीं मिलता है, 353 में नहीं मिलता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 343 में घोषित किया गया था, 343 के फर्स्ट में किया गया था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यदि कोई समस्या हो तो आप बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो गया।
6 नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संविधान के, देखिए फिर आ गया वही अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद दे दिया, अनुच्छेद का नाम क्या दिया है, 344 दिया है, 344 ए। कह रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद है, मैंने कहा अभी मैंने आपको बताया कि 343 से लेकर के 351 के बीच में ही उल्लेख मिलता है। तो 344, 343 और 51 के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति है, भारत की क्या है, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। देखिए मैं आपको बता दूं ये जो राजभाषा है क्या है, राजभाषा, ठीक है। तो राजभाषा का सबसे पहले तो शाब्दिक अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा होता है। क्या होता है सरकारी काम काज की भाषा। पहला तो आपका ये आपका है, एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा है कि जो राजभाषा है, राजभाषा के जो प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष, तो जो राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष हैं उनका नाम है बीजी खेर। क्या नाम है, बीजी खेर। बीजी खेर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। और यहाँ पे क्वेश्चन ही बन जाएगा कि राजभाषा नीति भारत में कब लागू हुई थी। तो राजभाषा नीति भारत में कब लागू हुई थी, तो आपका जवाब होगा जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन भारत में राजभाषा नीति भी लागू किया गया, यानी कि 14 सितंबर है कि 26 जनवरी है। तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी। क्या है, 26 जनवरी सन 1950 को कब लागू किया गया, 1950 को भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर, इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। और राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ सरकारी कामकाज की भाषा, और भारत में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो मैंने इसको भी बता दिया है ऊपर कि 14 सितंबर कब किया गया, 14 सितंबर को सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। क्लियर। अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, क्योंकि यहाँ पे गठन ही पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया है कि गठन कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा कि राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका जवाब होगा कि राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ। कब हुआ था, सन 1955 में राजभाषा आयोग का ये गठन हो गया। ठीक है। अब आप देखिए जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे रख दिए हैं। अब आपका जवाब क्या होगा, पहला 1955, आपका देखिए सन 1955 करेक्ट, पहला ही आंसर आपका करेक्ट है। और आपका 1960 गलत है, 1965 गलत है, 1970 गलत है, ये तीनों आपकी गलत आंसर है। ठीक है। तो इस सवाल का सिंपल वे में यदि देखा जाए तो यहाँ कई सवालें हैं कि राजभाषा का अर्थ सरकारी कामकाज की भाषा, राजभाषा का जो गठन हुआ 1955 में, राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर है, बीजी खेर का पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है, राजभाषा नीति कब लागू हुई भारत में 26 जनवरी 1950 को, राजभाषा हिंदी को कब घोषित किया गया 14 सितंबर सन 1949 को। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन थे, मैंने क्वेश्चन को आपके बोर्ड पे दिखा दिया है। अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अब आपका जो जवाब है वो तो आपका पहला है आंसर। ठीक है। अब आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे है और उसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या शॉर्ट स्क्रीन मार लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। अब 7 क्वेश्चन में आप जवाब देंगे कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग। अब आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है
इसका जवाब क्या है? सातवां क्या कह रहा है? हिंदी की आदि जननी। क्या कह रहा है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है आप जानते हैं? पहला बात, हिंदी की आदि जननी तो आप जानते हैं संस्कृत है, क्योंकि मैंने कहा जिस दिन मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाया था, यानी हिंदी का परिचय पढ़ाया, तो उसी दिन हमने कहा जो हिंदी की जननी पूछे, क्या पूछेगा? जननी। या आपसे पूछेगा आर्य जननी। क्या है? आर्य जननी। ठीक है। या आपसे एक सवाल और पूछ देगा आदि जननी। कौन सा है? आदि जननी। ये 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे। आपका कोई सवाल का जवाब दे दे। जैसे मैंने कह दिया जननी पूछे तो भी संस्कृत आपको संस्कृत बताना है। हिंदी का क्या बताएंगे? ये सब का आंसर हो जाता है संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। जननी पूछे हिंदी का तो कौन है? संस्कृत है। आर्य जननी पूछेगा तो भी आपका जवाब संस्कृत होगा। आदि जननी पूछेगा तो भी आपका जवाब क्या होगा? संस्कृत। यानी हर एंगल से आपका जो जननी है हिंदी का वो कौन है? संस्कृत है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो जवाब दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी को ब्लॉक किया जाए। आपका जननी है संस्कृत, यहाँ पे लिखा हुआ है। संस्कृत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लौकिक संस्कृत और एक होता है अलौकिक। और जो ये अपभ्रंश दिख रहा है तो अपभ्रंश का अर्थ होता है आपका बिगड़ा हुआ। क्या होता है इसका? अपभ्रंश का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। क्या होता है? बिगड़ा हुआ, या आप इसको बता सकते हैं टूटा हुआ, या भ्रष्ट भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? भ्रष्ट। ये देखिए आपका जननी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का ये अर्थ हो रहा है। और जो ये अपभ्रंश दिख रहा है, अपभ्रंश के 4 भेद होते हैं। ठीक है? अपभ्रंश के क्या भेद होते हैं? 4 भेद। अपभ्रंश के यहाँ पे मैं आपको यदि भेद को चर्चा करें तो यहाँ देख सकते हैं 4 भेद होते हैं। पहला है सौरसेनी है। पहला क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश है। दूसरा मागधी होता है। क्या होता है? मागधी। तीसरा अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी। और 4 नंबर पे जो होता है वह खस होता है। इसके अलावा अपभ्रंश 3 और होते हैं आपके पास। एक होता है पैशाची अपभ्रंश। क्या होता है? पैशाची। एक होता है ब्राचंड अपभ्रंश। कौन सा? ब्राचंड अपभ्रंश। एक होता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। कौन सा होता है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है? तो आपकी कई अपभ्रंश यहाँ पे दिखे हैं। आपका 4 हो गया, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, पैशाची, ब्राचंड और आपका महाराष्ट्री भी है। क्लियर? और जो यहाँ पे देखिए प्राकृत है, और ये क्या है? पाली। पाली भाषा में, पाली बाद प्राकृत आया, तो पाली भाषा में जो उपदेश देने वाले विद्वान हैं उनका नाम है क्या? गौतम बुद्ध है। क्या है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, और प्राकृतिक भाषा में कौन दिया था? महावीर प्रसाद ने दिया था। महावीर जी स्वामी जी थे। तो यहाँ से 4 ऑप्शन थे, चारों के बारे में मैंने आपको दर्शा दिया, और आपका जो आंसर है करेक्ट वो ऑप्शन बी है। हिंदी की जो आदि जननी है हम उसे संस्कृत कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, उसका जवाब दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां बात होगा। किस नंबर पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे बात होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हुए यहाँ पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि जो लिपि की आवश्यकता होती है, यहाँ देखिए लिपि की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अभी मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन आया था मैंने आपको बता दिया कि लिपि संस्कृत की लिप धातु से बना है, और लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह लिपना होता है। और लिपि कई प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है? यहाँ पे जो लिपि से संबंधित सवाल थे मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया था। इसके पहले लिपि की बात हुई थी, तो वहाँ पे मैंने सारा लिख करके आपको बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। अब आप यहाँ पे सिंपल वे में देखेंगे कि जो लिपि की आवश्यकता होती है तो किस लिए होती है। देखिए क्वेश्चन हमारा तो पहला है भाषा संकेत के लिए होती है। तो भाषा संकेत के लिए होगी। जो लिपि है भाषा संकेत, यानी हमें संकेत देगा। जैसे हम कह देंगे भैया हमें संकेत क्या देगा? हमारा इंडिकेटर जल रहा है तो मुझे संकेत मिल रहा है कि लेफ्ट है कि राइट, उसको मूव करना है। यहाँ पे भाषा
हमें लिपि से बात करना है। भाषा बोलने में जब हम भैया लिपि जानेंगे नहीं कि कैसा लिखा जाता है तो हम कैसे भाषा को बोलेंगे, ये बताइए। भाषा लिखने में करते हैं, लिपि की आवश्यकता होती है किसके लिए? भाषा को लिखने के लिए। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? लिपि की। यहाँ पे दिया है तीनों में, तो भाषा बोलने में जिस भाषा के लिपि प्रयोग होता है, भाषा संकेत में भी, तो एक प्रकार से देखिए ये भी आपका दिख रहा होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बताइए कि दोनों में से राइट कौन सा होगा। आप जानते हैं यदि मैं कह दूँ कि जो अंग्रेजी लिखा जाता है, अंग्रेजी है, अब देखिए अंग्रेजी यानी इंग्लिश, क्या है? इंग्लिश। अब इंग्लिश को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये आपका रोमन लिपि है। कौन सा लिपि है? रोमन, यानी हम कह सकते हैं रोमन लिपि। यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, रोमन लिपि में लिखा है। अब अगर हिंदी लिखना है तो हम ये हिंदी लिख दिए हैं, और हिंदी कौन सा लिपि में है? देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि, ठीक है। कुछ लिपि है जो बाएं से दाएं ओर जा रही है और कुछ लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है, यही लिपि है। तो लिपि हमें भाषा लिखने में मदद करती है। यदि हमसे कोई बोले लिखिए कमल, तो मुझे पता रहना चाहिए कि जो कमल लिखा जाता है वह क धन म धन ल, अब इसे आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कमल। अब आप सोचिए कि ये लिपि जो है, ये क है, ये म है, ये ल है, इसका प्रतीक चिन्ह मुझे पता, तब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे लिखा जाएगा। यदि हमें कह दिया जाए कि उर्दू में लिखिए कमल, तो मुझे पता नहीं कि उर्दू में कमल कैसे लिखा जाता है, तो मुझे पता नहीं है उसका, क्योंकि उसका लिपि वो कैसा लिखता है, कैसे उसके प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आपको भैया भाषा संकेत में भी प्रयोग किया जाता है, भाषा बोलने में भी लिपि का प्रयोग होता है, लिपि की आवश्यकता होती है, भाषा को लिखने में भी होती है, यानी कि तीनों में हम हो जाएगा। तो ये वाला आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तीनों। क्योंकि भैया इसमें हमने आपको यहीं तक देखा था और नीचे नहीं देखा, इसलिए मैंने इसको ध्यान दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 9 नंबर, किस पे? 9 नंबर पे बात होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए 9 नंबर ये कहता है कि जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो ये देवनागरी लिपि है, मैंने आपसे कहा कि जो देवनागरी लिपि है, क्या ये देवनागरी, और आपको बता दें कि जो देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम है वह नागरी लिपि भी है। क्या है? नागरी लिपि। और नागरी लिपि से पहले इसे कहते थे लोकनागर। क्या कहते थे? लोकनागर। और लोकनागर से पहले इसका नाम क्या था? देवनागर। क्या नाम था? देवनागर। देखिए देवनागरी, नागरी, लोकनागर, देवनागर। मोहम्मद गजनवी ने 1017 ईस्वी में एक चांदी का सिक्का डाला था, तो वहाँ से हमें मिला। और कुछ विद्वानों ने जो है कि अलग अलग स्थानों पर जो है कि खोज किए, रिसर्च किए, उसी के हिसाब से बताया जाता है। ठीक है, तो पहला तो हम यहाँ पे देखेंगे देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो अपभ्रंश साहित्य में तो हुआ नहीं है, पहला क्वेश्चन आपका गलत होता है, अपभ्रंश साहित्य होता ही नहीं है। दूसरा है जय भट्ट के शिलालेख में, इज द करेक्ट आंसर। आपका जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है यानी जय भट्ट के शिलालेख में, तो जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। पाटनी का जो बात करता है तो ये संस्कृत में ज्यादातर आते हैं। अमीर खुसरो की यदि बात हुआ तो अमीर खुसरो आते हैं जब खड़ी बोली का बात किया जाता है। यहाँ देखिए अमीर खुसरो की पुस्तक में, अमीर खुसरो के जो पुस्तक है वह खड़ी बोली में लिखा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो है। और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन है। क्या नाम है? अबुल हसन। और अमीर खुसरो के जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम मुकर्रिया रचना को लिखने का प्रयास किया था। इनके बारे में जानते हैं, तूतिए हिंद की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था।
और उसके बाद में आप जानते हैं कि तबला सितार का ये आविष्कारक है भैया। तो ये अमीर खुसरो के बारे में सारी बातें यहाँ पे ऑप्शन में था तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर? आपका ये जवाब कौन सा होगा? जयभट्ट का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं। तो 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन 10 कहता है कि वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जा रही है? वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जा रही है? तो ये किस लिपि में वर्तमान में लिखी जा रही है? आपको पता है, सभी को पता है कि पाली में लिखा जा रहा है, पाली भाषा में नहीं लिखी जा रही है। खरोष्ठी में लिखा जा रहा है, खरोष्ठी में भी नहीं लिखी जा रही है। मंदारिन में भी नहीं लिखा जाता है। देवनागरी में लिखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं इस समय हिंदी। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। यानी आपका वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जा रही है? तो आपका जवाब रहेगा कि ये देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। किस लिपि में लिखा जा रहा है? देवनागरी लिपि में। आपका ये जो पाली है गलत है, खरोष्ठी गलत और मंदारिन गलत। आपका जवाब जो होगा वो देवनागरी होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसके बारे में आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 आ गया। क्या आ गया? 11। आप देखिए 11 नंबर पे बताइए। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? 11 नंबर पे हम लोग बात करेंगे यदि, तो हमारा 11 नंबर क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहाँ से मिलेगा? ठीक है सर, थोड़ा सा 1 मिनट। थोड़ा सिस्टम है, सिस्टम में मिस्टेक हो जाता है। आइए देखते हैं, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पहुँचे हैं, 11 के बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ओपन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 7 तक हो ही गया है, 8 हो चुका है, 9, 10, 11, 10 तक हुआ था यहाँ पे। इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के में हिंदी का या हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। ये देखिए यहाँ पे क्या गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल। भारत के किस संविधान के में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया? यानी आप जानते हैं, अभी देखिए ये आपको जो भारत के संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, मैंने अभी इसका चर्चा किया था कि 343 से लेकर के 351 के बीच में हिंदी का वर्णन है। तो आपको बस इतना बताना है कि भारत के किस संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। तो मैंने कहा था ना कि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, राजभाषा का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के देखिए, पहले तो 132 अनुच्छेद का बात नहीं हुआ था, है कि नहीं? तो पहले ही गलत हो गया। और अनुच्छेद नंबर 13 का भी बात नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए और बी आप एकदम साफ गलत हो चुका है। और आप अनुच्छेद नंबर डी देखिए, ए क्वेश्चन ऑप्शन डी, अनुच्छेद 272 का पहला, जब हम आपसे बता दिए कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वह 343 से लेकर के 351 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है। तो 343 के 51 के बीच में कहीं ये दिख रहा है? ये तो नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है 13 है, नहीं ये दिख रहा है, नहीं। तो दिख क्या रहा है? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में किया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यानी कुछ क्वेश्चन यदि आपको क्लियर रहे तो आप बस देखिए
और देख के आपको आंसर पता चल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 पे देखिएगा, 12 कह रहा है क्या? 12 ये कह रहा है कि जो आपका हिंदी स्पेस डाटा भाषा की उत्तराधिकारिणी है, यानी कि हिंदी भाषा किसकी उत्तराधिकारिणी है? ब्रज भाषा की है? ब्रज भाषा की नहीं है, देवनागरी की है। उत्तराधिकारिणी देवनागरी की नहीं है, संस्कृत की है, बिल्कुल है। उत्तराधिकारिणी किसकी है? ये संस्कृत भाषा की इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत भाषा की है, अवधि का भी नहीं है। ठीक है ना? तो आपका हिंदी का स्पेस भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है? संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13 क्या है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? ये लीजिए, हिंदी का क्या है? ये देखिए स्थान। यहाँ पे आपका जो संसार की पूरी बात कर रहा है, कह रहा है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान चौथा है। पहला, दूसरा, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है कि पूरे विश्व में हिंदी का स्थान तीसरे नंबर पे आता है। पहला नंबर चीनी, दूसरा अंग्रेजी का होता है। ठीक है? तो आपका जाहिर सी बात है कि स्थान पूछा गया है, तो स्थान तीसरा कौन सा है? यहाँ देखिए 3 नंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका स्थान नंबर को उठा जाता है तीसरा नंबर, यानी कि जो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है वो आपका तीसरा नंबर पे है। पहला नंबर पे चीनी भाषा है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, चौथा नंबर जो है कि पहले तो हम कह सकते थे कि हमारा चौथा नंबर था हिंदी का, लेकिन बाद में इसे तीसरा हो गया है। 4 नंबर पे शायद याद नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो पहला नंबर हमारा कौन सा है? चीनी है, दूसरा अंग्रेजी है, तीसरा हमारा हिंदी है। तीसरे की बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर बात होगी 14। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह, जो कह रहा है प्रयुक्त चिन्ह यानी प्रयोग चिन्ह के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे? बताइए। व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे, भाषा, व्याकरण कहेंगे, बोली कहेंगे, लिपि कहेंगे? बताइए। देखिए, प्रयुक्त चिन्ह बोला गया। चिन्ह आपको पता नहीं है कि हम कहते हैं कि लिखिएगा म, तो आपको पता है कि म ऐसे लिखा जाता है, तो मैं लिख दिए। ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है ना, प्रयोग। यदि हम कहें लिखिए ख, तो ये ख लिख दिया गया। ये क्या है? प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे प्रयोग चिन्ह हो रहा है, नहीं चिन्ह का बात हो रहा है, चिन्ह का बात हो रहा है। अब ये जो चिन्ह बन रहा है, हमें जैसे बोला जाए कि लिखिए ज, आपके दिमाग में ऐसे फिगर बन गया कि जो ज बनता है वह ऐसा बनता है। हम कहें, अगर हम जैसे बोले ज, आप ज बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ज है, क्योंकि ये ज है, ये आपका ज है, ये आपका ज है, नहीं है, क्योंकि आप जो प्रयोग चिन्ह कर रहे हैं और वो भी व्यवस्थित क्रम से रखेंगे, तो सब क्या है? लिपि है, लिपि। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये लिपि। देखिए क्या है? लिपि है। भाषा, व्याकरण, बोली नहीं है। प्रयुक्त चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वह डी होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? और लिपि से ही सब कुछ बनाया जाता है। अगर लिपि न रहे, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 1, हम लिख रहे हैं 2, हम लिखें 3, क्या लिखें? 1 2 3, फिर हम यहाँ पे लिखें 1 2 3 4, फिर हम यहाँ पे लिख दिए भैया कि इस समय हमारा एक हिंदी वाला है 1 2 3 4 5। देखिए अब ये क्या है कि आप कहेंगे कि हिंदी में 1 2 लिखा गया है, कैसे पकड़े? प्रयुक्त चिन्ह से पकड़ा गया। ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है, कैसे पकड़े? ये प्रतीक चिन्ह से पकड़े। यानी जो प्रतीक चिन्ह, जो प्रयोग चिन्ह किया जा रहा है, उसी से आप पकड़ रहे हैं ना। यदि मैं ऐसे लिख दिया अली बे ते से, ये क्या है? कहेंगे तो उर्दू है कि नहीं? तो जो प्रतीक चिन्ह हो रहा है प्रयोग, उसी से तो हम पकड़ रहे हैं।
है कि नहीं? तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? लिपि करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे किस पे बात होगी अब? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। तो 15 नंबर पे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं ब्राह्मणी। क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है? यानी ब्राह्मणी लिपि है तो ब्राह्मणी लिपि से किसकी उत्पत्ति होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हिंदी है, हिंदी किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मणी लिपि से, और ब्राह्मणी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी लिपि से। आपको बताया था ये क्रम। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्राह्मणी से किस लिपि का उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पे यदि आप सही क्रम लिख दे तो आप शायद पकड़ लें। तो आइए देखते हैं, लिख देते हैं। जो हिंदी है, हिंदी किस लिपि में लिखा हुआ है? आपका जवाब रहता है देवनागरी लिपि। किसमें? देवनागरी। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। ब्राह्मणी लिपि से। और ये जो ब्राह्मणी लिपि है, यदि इसका विकास पूछा जाए कि ब्राह्मणी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से। किससे हुआ है? खरोष्ठी लिपि से। यहाँ पे आपके सवाल के जवाब है। तो आप जानते हैं, आप देखिएगा कि जब आप जानेंगे कि हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वह किससे हुआ है? ब्राह्मणी से। तो आप देखिए यहाँ पे ब्राह्मणी की बात हुई कि ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो यहीं पे आंसर देखिए, ब्राह्मणी लिपि से किसकी हुई है? देवनागरी की हुई है। देवनागरी ऑप्शन में देखिए कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी। आपका जो उत्पत्ति हुआ है उसका नाम क्या है? देवनागरी लिपि है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वह करेक्ट सी है। ऑप्शन ए गलत, बी गलत और डी गलत। आंसर आपका देवनागरी होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो लिपि का क्रम है यही है, और खरोष्ठी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह गधे की ओठ वाली होता है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। आइए 16 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी, देखिए हिंदी को विकास प्रदान, हिंदी को जो विकास, यहाँ पे विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? करने वाली भाषा कौन है? यानी हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन है? तो क्या है? पाली को माना जाता है कि अपभ्रंश को, संस्कृत को, प्राकृतिक को? तो हमारे हिसाब से आपका जवाब क्या होना चाहिए ये कमेंट में करिए, बताइए। और क्वेश्चन का जो जवाब है आप लोग देते रहिए, कमेंट करके लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 16 का ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि नहीं? तो आपका जो हिंदी का विकास प्रदान वाली भाषा मानी जाती है वह आपका क्या है? अपभ्रंश को माना जाता है। किसे मानते हैं? अपभ्रंश भाषा को मानते हैं। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन? बी वाला कौन सा हो जाएगा? वो ये है आपका बी ऑप्शन, ये सी है। ठीक है, तो 16 का जो आंसर है अपभ्रंश है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 की बात यदि हो रही है तो आप 17 का जवाब देने का प्रयास करिए कि जो अवधि बोली है, कौन सी बोली है? अवधि। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये अपभ्रंश है और इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसी को आपको बताना है। मैंने अभी अभी बताया कि जो अपभ्रंश होता है उसका अर्थ बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ भ्रंश होता है। अपभ्रंश के 4 प्रकार होते हैं: सौर, सेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस।
इसके अलावा 3 और होते हैं, लहदा और पंजाबी का विकास बैसाखी से होता है, और सिंधी भाषा का प्रचंड से, और मराठी का महाराष्ट्र से। तो हमने 4 ही हो गए, 3 इसके अलावा हो गया, ठीक है। और अपभ्रंश पूछा गया कि अवधी बोली का किस अपभ्रंश से विकास हुआ है, तो कौन सा अपभ्रंश से विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश से अवधी का विकास हुआ है कि अर्धमागधी से, सौरसेनी से, ब्राचंड से? मैंने कहा ब्राचंड अपभ्रंश से विकास हुआ है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का विकास ब्राचंड अपभ्रंश से माना जाता है। और सौरसेनी का जो विकास माना जाता है वह आपका ब्रज भाषा होता है। क्या होता है? ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी से माना जाता है। दूसरा आपकी खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। तीसरा आपका होता है बुंदेली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। और आपका जो कन्नौजी है, कन्नौजी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी का विकास माना जाता है। क्लियर? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्राचंड सिंधी हो गया, और मागधी से किसका है विकास हुआ? भोजपुरी का। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आप बताएंगे मागधी अपभ्रंश से। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अवधी बोली का विकास किससे हुआ है? तो अवधी बोली का जो विकास हुआ है वह आपका अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कौन सा आंसर होगा आपका? बी नंबर आपका सही है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश, यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। यानी कि अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी का विकास मागधी से। ब्राचंड से किसका विकास हुआ? सिंधी का। या सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचंड से। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी। बुंदेली का विकास सौरसेनी। कन्नौजी का विकास सौरसेनी। यहाँ पे सारे के सारे जो थे अपभ्रंश मैंने पहले ही बताया था, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, और ये आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की बात होगी। अब कौन से क्वेश्चन के? 18 पे आते हैं। 18 नंबर के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए आप लोग। 18 नंबर क्या कह रहा है? देखिए बोर्ड पे, तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी की मूल, क्या लिखा है? हिंदी की मूल उत्पत्ति। मूल उत्पत्ति कह रहा है। क्या कह रहा है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? यानी एकदम मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो बताइए। खास अपभ्रंश से, अभी ये सब सवाल तो अभी आपने हल किया। अर्धमागधी से, सौरसेनी से, मागधी से। मैंने अभी क्या बताया? अर्धमागधी, मागधी के बारे में बता दिया कि मागधी जो है और अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है अवधी का है, मागधी जो है भोजपुरी का, सौरसेनी जो था। और यहाँ पे जो मूल उत्पत्ति माना जाता है हिंदी का, वह आपका माना जाता है सौरसेनी अपभ्रंश। क्या माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश ही माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इसकी हिंदी की जो मूल उत्पत्ति मानने की बात हो रही है, तो ये आपका आंसर यही होगा, सी वाला करेक्ट। सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जो हिंदी होता है, हिंदी का यदि पूछा जाएगा कि हिंदी का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा कि हिंदी का जो संबंध है, हिंदी का संबंध किससे है यदि पूछा गया हो, तो आपका जवाब होगा सौरसेनी अपभ्रंश से है। यदि आपसे पूछा जाए, संबंध न दिया जाए, तो पूछ दिया जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, केवल ऐसा सवाल पूछा जाए, तो भी आपका जवाब क्या होगा? सौरसेनी अपभ्रंश ही माना जाएगा। क्या होगा? सौरसेनी से ही माना जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे इस वाले पैटर्न को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उत्पत्ति, तो यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश माना जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 19। अगले क्वेश्चन को आप लोग बताने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात होगी। 19 नंबर क्या कह रहा है? आइए देखते हैं।
19 नंबर ये कह रहा है आपको कि ये आपका 19 है। वाराणसी क्या लिखा है? वाराणसी है गोरखपुर, वाराणसी और गोरखपुर, आरा भी है देखिए इसमें, यानी वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य मतलब बीच में, यहाँ पे अभी सुन रहा है, बीच में कौन सी भाषा एवं बोली जाती है? भाषा बोली जाती है, यानी कहने का तात्पर्य कि जो बनारस गोरखपुर आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? गोरखपुर है, बनारस है और कौन है? आरा है। इन सब के बीच आप जानते हैं गोरखपुर हो गया, चाहे आपका बनारस हो गया, आरा, आरा मतलब वही जो है कि भोजपुर है, सखरिया, सिवान, छपरिया, सहारन, मघेसी, आपका जो है कि आजमगढ़, जौनपुर भी जो है कि इसी क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भोजपुरी का बात करते हैं। कौन सी बोली का? भोजपुरी का बात करते हैं। और हमने आपको बताया है कौरवी जो होता है वह खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। राहुल सांस्कृत्यायन ने बताया था। आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान कुतुबन है। मैथिल जो है कि कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कौन कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 यानी 1929 में लिखे थे तो वहाँ पर जो है कि मैथिल कोकिल कहा गया था विद्यापति को, और अभिनय जयदेव की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे जो भोजपुरी है इसी का, यानी कि जो बनारस है, गोरखपुर, आरा है, ये सब जो क्षेत्र है ये भोजपुरी का है कि नहीं? क्षेत्र। और भोजपुरी बिहार में एक गांव था जिसका नाम क्या था? भोजपुर। इसी भोजपुर गांव के नाम पे पड़ गया भोजपुरी। और भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है रेमंड। क्या नाम है? रेमंड नाम है ना। मैंने आपको ये सारे सवाल पढ़ाए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। रेमंड ये अंग्रेजी विद्वान है। रेमंड भोजपुरी शब्द जो है कि सबसे पहले अंग्रेजी विद्वान रेमंड ने किया था प्रयोग, और इसका जो भोजपुर गांव है उसी के नाम पे पड़ गया भोजपुरी। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग भारत में कितनी है? लगभग 3.5 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। कितने करोड़? 3.5 करोड़, यानी कि 3.5 करोड़। भोजपुरी भारत के बाहर विदेशों में भी बोला जाता है। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिडाद, गुयाना, 5 ऐसा विदेश है जहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं। और भोजपुरी जो है आपका बिहारी हिंदी की सबसे लोकप्रिय बोली है। बिहारी हिंदी की सबसे लोकप्रिय बोली को हम लोग क्या कहते हैं? भोजपुरी। जब हम आपको पढ़ाए थे अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, उसमें आप यदि आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे उस वीडियो को तो उसमें आपको इसके बारे में जो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरा बायोडाटा, पूरा डेटा मैंने दिया। अब उस डेटा को यदि आप देखेंगे तभी आपका जो है ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे 2-4 सवाल थे, मैंने लिख दिया है। कई सवाल हैं जो हमने आपको पढ़ा चुका, ठीक है। मैं आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात होगी, क्वेश्चन नंबर 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पे? 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि जो बोली है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, वह क्या बन जाता है? यहाँ पे पूछा गया वह क्या बन जाता है। अब आपका जवाब क्या होगा? क्षेत्रीय बन जाता है कि लिपि बन जाता है? बताइए। जिस हम कहें कि जो बोली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बोली। तो बोली के बारे में हम आपको पढ़ाए हैं कि जो बोली होता है और बोली की जो संख्या होती है,
बोली की संख्या कितनी होती है आपकी? 18 होती है। और उपबोली भी होती है। क्या होता है? उपबोली। उपबोली की संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा उपबोली की संख्या 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। और यहाँ पर जो इसका जो बोली का जो क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र, तो मैंने कहा था कि जो बोली का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। सीमित या क्षेत्रीय होता है। सीमित या क्षेत्रीय होता है। यानी बोली का जो प्रयोग होता है वह सीमित या क्षेत्रीय स्थानों पर किया जाता है। और उसी में मैंने आपको भाषा के बारे में भी बताया था कि एक भाषा होता है। क्या था ये? भाषा होता है। और भाषा की संख्या 22 होती है, ये भी बताया था। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये धातु है भाष, भाष धातु से। और इनका जो क्षेत्र होता है वह आपका विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है। क्लियर? और इनकी संख्या यदि पूछा जाए तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो बोली था, तो बोली पे मैंने ये सारी बात बताया। अब जब थोड़ा थोड़ा इनका विकास होने लगता है और वह रूप जो है धारण करने लगता है साहित्य का, तब उसे आप क्या कहते हैं? पहला क्या है? क्षेत्रीय रूप कहेंगे? नहीं कहेंगे। लिपि कहेंगे? लिपि भी नहीं कहेंगे। देखिए कर हाँ, ये वाला राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उपभाषा कहेंगे। जब धीरे धीरे रूप धारण करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उपभाषा इज द करेक्ट आंसर। और आपका जो ये ब्रज भाषा दिख रहा है, ये ब्रज भाषा का प्राचीन नाम होता है सूरसेन। और ब्रज भाषा का जो अर्थ होता है वह होता है गोचारण या गाय के चरने का स्थान या गोस्थली। ठीक है? ब्रज भाषा का विकास सौरसेनीय अपभ्रंश से होता है। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़ है। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या 3.5 करोड़। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है आपका वह सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। आइए देखिए 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है, बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र है कौन सा है? बताइए। बुंदेली का क्षेत्र यानी बुंदेली जो बोली है उस कौन से जिले में ज्यादातर बोली जाती है? सब हर बोली का अपना एक जिला है। और यहाँ पे बात हो रही है बुंदेली। आप जानते हैं बुंदेली किस वर्ग की बोली है? पूर्वी वर्ग में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। यहाँ की नहीं है ही नहीं। राजस्थान में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी बोलते हैं, यहाँ का नहीं है। पहाड़ी में नेपाली, कुमायूनी, गढ़वाली का बोलते हैं, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। फिर उसके बाद में बिहार में जाएंगे, भोजपुरी, मगही, मैथिली, यहाँ पे भी नहीं है। बुंदेली है क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। ब्रज भाषा 1, खड़ी बोली 2, बुंदेली 3, कन्नौजी 4 और आपका बांगरू 5। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है आपका? तो यहाँ पे बुंदेली। तो बुंदेली का जो क्षेत्र है वह आपका क्या है? पहला यहाँ देखिए, पहला आगरा, मथुरा, भरतपुर। और मथुरा है, मथुरा का जो क्षेत्र है क्या है? हम कहें ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा या वृंदावन है। और जो आपका ब्रज भाषा अवधि का केंद्र अवध या अयोध्या है। यदि ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा या वृंदावन है तो मथुरा यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रज भाषा का बात करता तो ये आगरा, मथुरा, भरतपुर हो सकता था। क्लियर? लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है? पानीपत है। क्या है? पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। ये वाला भी आपका गलत आंसर हो जाता है। यानी पहला वाला दूसरा वाला आपका गलत हो चुका है। इसमें पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा क्वेश्चन क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर का बेल्ट जो ये सब जिला है, ये भी आपका गलत है। जयपुर, अजमेर गलत। आपका बुंदेली की बात हो रही है तो बुंदेली आपका ये देखिए डी वाला ऑप्शन। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाता है तो हम उस पर सीधा डी वाले पे हमला कर देते हैं। जब मुझे पता चल गया पहला, दूसरा, तीसरा गलत है तो
सही ही होगा ना, हमारा आंसर तो यही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, झांसी है, जालौन है और दतिया। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, झांसी, जालौन, दतिया। यानी कि यदि आप बुंदेली का क्षेत्र पढ़ेंगे तो इसी को बताया जाएगा। क्लियर? ये आपका जो उत्तर प्रदेश की बोली होती है, क्या होती है, उत्तर प्रदेश की बोली में आप पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की बोली की संख्या हमने कहा था क्या होती है, 6 होती है। तो जो उत्तर प्रदेश की बोली की संख्या आप देखिए 6, और उसी में आपका आता है का, पहला आता है ब्रजभाषा अवधी, दूसरा कौन है, अवधी, तीसरा आता है आपका भोजपुरी, क्या आता है, भोजपुरी, और आपका 4 नंबर पे आता है कौन सा, खड़ी बोली, क्या है, खड़ी बोली, और 5वां है आपका बुंदेली, कौन सा है, बुंदेली, और 6वां है आपका कन्नौजी। और वहीं पे आपको बताया गया था कि जो बुंदेली है उसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन 21 का जो आंसर आपका करेक्ट है वह आपका डी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पे बात करते हैं। आइए 22 नंबर पे बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 की हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। जिस भाषा, कह रहा है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, अनुवाद जिस भाषा का किया जाता है उसे क्या कहते हैं आप। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाएगा, मानक हिंदी कहते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार होता है खड़ी बोली। मानक हिंदी का मूल आधार क्या होता है, मूल आधार, मानक हिंदी का मूल आधार होता है खड़ी बोली, क्या होता है, खड़ी बोली होता है। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली। आपका मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। इसको मानक हिंदी परिनिश्चित भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रयोग होता है रेडियो में, समाचार में, दूरदर्शन में, पत्र में, पत्रिकाएं इत्यादि में किया जाता है। क्लियर? लेकिन हमें बात करना है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा कौन सी भाषा उसको जो अनुवाद होता है, हर भाषा का अनुवाद होता है, उसे क्या कहते हैं आपको ये बताना है, नाम बताना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। मानक होता नहीं है। अब दूसरा है लक्ष्य भाषा, कोई लक्ष्य भाषा नहीं होती है। स्रोत भाषा, हाँ स्रोत भाषा इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जो स्रोत भाषा होता है, स्रोत यानी किसी का अनुवाद करने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा आपका वह सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं, स्रोत भाषा कहते हैं यदि किसी भाषा का अनुवाद किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। इस सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जो ब्रज है, क्या है ये ब्रज, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा, देखिए यहाँ पे लिखा है उपभाषा के अंतर्गत आती है, किस हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी जो ब्रज भाषा है वह हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो बोली होती है 18, भाषा होता है 22, उपबोली की संख्या 5। तो यहाँ पे ब्रज भाषा यानी ब्रज का मतलब ब्रज भाषा। ब्रज का अर्थ होता है गोस्थली, गोचारण, गाय के चरने का स्थान। और ब्रज भाषा का केंद्र मैंने अभी अभी आपको बताया मथुरा या वृंदावन होता है। और ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश होता है। और ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़। अब यहाँ पे तो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि राजस्थानी हिंदी में आप जानते हैं मेवाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेवाती का प्रयोग किया जाता है। मेवाती, मारवाड़ी, किसका, मेवाती बाद मारवाड़ी, फिर उसके बाद मालवी, क्या है मालवी है, और जयपुरी। ये आपकी जो बोली है उपबोली रखी है या बोली, ये राजस्थान साइड की है। और पश्चिमी हिंदी में आपका आ जाता है ब्रज भाषा। कौन सी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी। आंसर करेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी जो है, ये पश्चिमी हिंदी जो दिख रहा है इसी में आपका ब्रज भाषा भी आता है
इसी में आपकी खड़ी बोली भी आती है, इसी में आपका कन्नौजी आता है, क्या ना है, कन्नौजी आता है, इसी में आपका बुंदेली भी आता है। कौन सा आता है? बुंदेली आता है। इसी में आपका बांगरू भी आ जाता है। कौन सा? बांगरू। यानी कि आपकी ये 5 जो है आपके आ जाएंगे पश्चिमी। तो यहाँ पे आंसर आप देखिए, ये वाली बात को यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। और जो पूर्वी साइड की यदि बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो पूर्वी साइड में आप जानते हैं कौन कौन से बोलते हैं? ए बी सी। ए का मतलब अवधि, बी का मतलब होता है बघेली, क्या होता है? बघेली। सी का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इसका ट्रिक हो जाता है ए बी सी, यानी अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी इलाका में जो बोली होती है उसका नाम क्या है? नेपाली है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है, नेपाली है, कुमायूनी है। नेपाली की बात क्या है यहाँ पे? कुमायूनी। नेपाली की बात देखिए इसमें कुमायूनी है, कुमायूनी, नेपाली कुमायूनी। और है एक तो गढ़वाली है। कौन सा है? गढ़वाली। ये आपका ये अलग अलग क्षेत्र है। बिहारी हिंदी इसमें नहीं है, नहीं तो आपका 5 उप बोली जो बताया जाता है, 18 बोली यहीं पे आपको काउंट गणना करा देते हैं। ठीक है, आप काउंट करेंगे, 3 है, 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा? 10, और 10 5 15। और बिहार साइड में 3 बोली होती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। 3 तो जोड़ देंगे, 15 3 18। मैंने अभी आपको बताया बोली की संख्या 18 होता है, उपबोली की संख्या 5 होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए भैया जो ब्रज है वो आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर की बात होगी। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आ चुके हैं। अब इसमें बताने का प्रयास आप लोग करिएगा कि जो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र क्या है, यहाँ पे देखिए पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र कह रहा है, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं होती। अभी हमने जो आपको क्वेश्चन आगे अभी पढ़ा कि जस्ट 23 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया, तो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं, कौन सी नहीं बोली जाती है। तो आप जानते हैं कि पूर्वी का जो बोली अभी अभी मैंने बताया कि पूर्वी का मैंने ट्रिक बताया था, ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या है? ए का मतलब अवधि, बी का बघेली, सी का छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? बघेली। बघेली बोलते कि नहीं? अवधि की बात देखो, बघेली है, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, अवधि बोलते हैं बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक जो ट्रिक यहाँ लिखे हैं इसके पहले क्वेश्चन नंबर 23 पर जाइए। अभी मैंने वहाँ पे बताया था ना, अभी अवधि, बघेली, गढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों जो है बोली वो पूर्वी साइड की बोली है। और यहाँ पे हम लिख देंगे अवधि, एक मतलब अवधि, बी का मतलब बघेली, सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। और आपका जो जयपुरी है, मैंने अभी अभी बताया जो जयपुरी बोली है वह कहाँ की है? राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी है। ये कौन सी? ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी नहीं बोली जाती है ये बात कर रहा है। इसलिए इस 24 का जो 24 है, 24 का क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, जयपुर। और इसके पहले 23 जो क्वेश्चन यानी 23 नंबर जो था प्रश्न, उस पर आप जाएंगे तो इसका जवाब भी वहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि उसे क्लियर किए हैं तो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, आइए ये 25 क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे तेजी से। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जो ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा के बारे में हम आपको कितना बताएं, बहुत विधिवत बताएं। ब्रज भाषा का केंद्र पूछ दिया है यहाँ पे, क्या पूछा है? केंद्रीय क्षेत्र। तो केंद्रीय क्षेत्र क्या है ब्रज भाषा? तो मैंने कहा था जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, मैंने कहा ब्रज भाषा का अर्थ होता है आपका क्या? अभी भी बताया था
गौस्थली या गोचारण हो जाएगा। गोचारण भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गोचारण भी कह सकते हैं। और ब्रज भाषा का जो प्राचीन नाम है, क्या है? प्राचीन नाम। तो ब्रज भाषा का प्राचीन नाम है सूरसेन। क्या है? सूरसेन। और ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ब्रज भाषा का विकास होता है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे होता है? सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़ है। कितना है? 3.5 करोड़। और ये जो ब्रज भाषा हो बारे इसकी बात हो रही है, तो ब्रज भाषा का जो केंद्र है वह मथुरा या वृंदावन है। कहाँ पे है? आपका जवाब होगा कि मथुरा, मथुरा या वृंदावन। क्या है? मथुरा या वृंदावन। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है? मथुरा या वृंदावन। क्लियर? और ब्रज भाषा के प्रमुख कवि का भी बात किया गया था, इसी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है? बनारस नहीं है, लखनऊ नहीं है, इलाहाबाद नहीं है। यहाँ पे केंद्र कहाँ है? आपको केंद्र आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मथुरा या वृंदावन। ऑप्शन में क्या मिल रहा है? मथुरा मिल रहा है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ब्रज भाषा का जो केंद्र है वह आपका मथुरा या वृंदावन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वह पहला होगा। ठीक है, क्लियर? यानी हम आज इस टेस्ट सीट में आपके 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का ये सीरीज था। और 25 क्वेश्चन की सीरीज में आपके 3 से 4 सवाल महत्वपूर्ण हर एग्जाम में आपके आएंगे। चाहे वो आपका कोई एग्जाम दीजिए, वहां पर आप इन सवालों को देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? और जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था उसमें आप लोगों को ये सारी बातें बताया गया था। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू आज के लिए।